हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और क्लास 12th फिजिक्स में प्यारे बच्चों हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है 12th फिजिक्स में जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है 7 चैप्टर। और प्यारे बच्चों इस चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। क्या है? प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। और अब हम इस चैप्टर को क्रम से लेक्चर बाय लेक्चर वन टॉपिक को क्लियर करेंगे। जितने भी थ्योरम होंगे 10-12 इस चैप्टर में पूरा कंप्लीट कराएंगे। किसी भी बोर्ड से हो आपको बेहतर रूप से समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो प्रत्यावर्ती धारा है इसका इंग्लिश आपसे कोई पूछे तो अल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। लिख दो मीनिंग। चलो, अल्टर है ना, नेटिंग करंट, CURRENT। देखो बच्चों, इंग्लिश मेरे से उतनी अच्छे से आती नहीं है। हिंदी मीडियम का मैं छात्र था और आज हिंदी मीडियम से ही पढ़ा रहा हूं। अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा इस चैप्टर का नाम है। और आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे धारा से संबंधित धारा के प्रकार और जो दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा होता है इनमें दोनों में डिफरेंस, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो आज पहला लेक्चर है यार, तो कुछ बेसिक चीज तो बनता है। कि पहले सीखेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे बोलते हैं? किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब समय के साथ उस चालक में कितना आवेश बह रहा है। इलेक्ट्रॉन का बहना मतलब आवेश का बहना, सिंपल है। जैसे मैं कहूं एक चालक है मेरे पास, चालक मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो सके। अब इसमें प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन का बहना मतलब आवेश, सिंपल है। इलेक्ट्रॉन बहे या आवेश वही चीज है। समय के साथ, टाइम के साथ कितना आवेश बह रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, उसे हम बोलते हैं क्या? विद्युत धारा कहते हैं। समय के साथ कितना धारा आवेश बह रहा है उसे क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। इसलिए तो बोलते हैं धारा क्या है? I है। धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। ठीक है, समय के साथ कितना आवेश में प्रवाह हो रहा है उसे कहते हैं धारा। धारा का यदि ऐसा ही मात्रक बोला जाए तो एम्पियर। क्या? एम्पियर। अब बात करते हैं इनके प्रकार की। तो प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, मतलब मुख्य जो विद्युत धारा होता है इसको दो भागों में बांटा गया है। इसके दो प्रकार हैं, एक दिष्ट धारा, एक प्रत्यावर्ती धारा। इसके पिछले लेक्चर जस्ट यानी चैप्टर 6 में पिछले लेक्चर में मैंने डायनेमो कराया था। डायनेमो में मैंने आपको समझाया था कि डायनेमो एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है वो डायनेमो कहलाती है। और डायनेमो दो प्रकार का होता है, एक दिष्ट धारा डायनेमो और एक प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो। उनको मैं अलग अलग लेक्चर में कराया था कि जब ऐसे डायनेमो जो कि यांत्रिक ऊर्जा को दिष्ट धारा में बदल दे उसे हम दिष्ट धारा डायनेमो बोलेंगे। और फिर बच्चों जो यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करे उसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो। तो डायनेमो से दिष्ट धारा भी बन जाता है और प्रत्यावर्ती धारा भी बन जाता है। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या है? जो दिष्ट धारा होता है प्यारे बच्चों, इसका जो दिशा है नियत होती है, इसकी दिशा नियत होती है। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा जो होती है इसकी परिणाम यानी परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ बदलता रहता है। दिष्ट धारा में जो दिशा की बात करें नियत रहती, दिशा नहीं बदलता। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा में समय के साथ दिशा बदलती रहती है। ठीक है, तो ये उनकी परिभाषा भी हो गई। ठीक है, जैसे दिष्ट धारा देखो, वह धारा जिसकी दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहती है, नियत रहती है, बदलती नहीं है। परिमाण बदल जाए और चाहे परिमाण ना बदले, परिमाण बदले या ना बदले प्यारे बच्चों, लेकिन जो आपका दिशा है वो अपरिवर्तित रहती है। लेकिन यदि हम इसके अपोजिट में अल्टरनेटिंग करंट की बात करें, ये डायरेक्ट करंट था दिष्ट धारा। अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो ये प्यारे बच्चों समय के साथ दिशा इसकी बदलेगी, परिमाण भी आवर्ती रूप से बदलता रहता है। हर जगह इसका मान अलग अलग प्राप्त होता है। कितने कोण पर चल रहा है वो डिपेंड करता है। ठीक, ये चीज क्लियर। दिष्ट धारा में आपने क्या सीखा कि दिष्ट धारा एक ऐसी धारा है जो कि दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करता, मतलब इसकी दिशा नियत होती है। परिमाण बदल भी सकता है और नहीं बदल सकता, इसलिए इसमें परिमाण बदले और परिमाण ना बदले, तब इसको दो भागों में बांट दिया गया। एक समान दिष्ट धारा
मतलब मेरे बच्चों दिशा तो बदलेगा नहीं और परिमाण भी ना बदले, उसे हम बोलेंगे एक समान दिष्ट धारा। परिमाण तो ना बदले और ना ही दिशा बदले। भाई दिष्ट धारा में दिशा तो नियत रहेगी, दिशा अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, ये हमारा टी है समय और ये हमारा धारा आई। अब ये धारा की दिशा तो बदलती नहीं है और ना ही इसका परिमाण बदलता है, तो हम बोलते हैं इसे क्या, एक समान दिष्ट धारा। ठीक है, वहीं पे अचानक विद्युत परिपथ को भंग किया जाए, अचानक परिपथ को जोड़ा जाए, तोड़ा जाए, तब धारा क्षण भर के लिए प्रवाहित होती है, अल्प धारा प्रवाहित होती है। उस स्थिति में इसका परिमाण थोड़ा सा बदल जाता है, इसका परिमाण थोड़ा सा बदल जाता है कुछ इस प्रकार से। तो फिर इसे हम बोलते हैं असमान या परिवर्तित दिष्ट धारा, यानी परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, हमारा ये धारा है ना, और ये समय है। ठीक, तो ये हमारा एक समान दिष्ट धारा है, मतलब दिशा तो बदल ही नहीं रही है, परिमाण भी ना बदले, उसे हम बोलेंगे एक समान दिष्ट धारा। और फिर बच्चों असमान दिष्ट धारा या परिवर्तित दिष्ट धारा क्या है, दिशा तो अपरिवर्तित रहती है किंतु परिमाण समय के साथ परिवर्तित हो जाता है, उसे असमान दिष्ट धारा या परिवर्तित दिष्ट धारा कहते हैं। जैसे हमने बात की एक समान दिष्ट धारा, इसका कोई एग्जाम्पल बताओ सर। तो जैसे आप बैटरी से धारा प्राप्त करते हैं तो वो कहलाता है समदिष्ट धारा। लेकिन जब किसी परिपथ में अचानक हम करंट फ्लो करें, अर्थात अचानक परिपथ को भंग करें या अचानक परिपथ को जोड़ दें, तो क्षण भर के लिए जो धारा प्रवाहित होती है वो असमान होती है। ठीक, एक एक पॉइंट करा रहा हूं, समय आपको दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बेहतर रूप से तैयारी कर सकते हो। ओके, चलिए अब प्यारे बच्चों बारी आती है प्रत्यवर्ती धारा की। प्रत्यवर्ती धारा क्या है, जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ निरंतर आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है, उसे प्रत्यवर्ती धारा कहते हैं। अच्छा, एक चीज और मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों कि जो आपका प्रत्यवर्ती धारा है, इसमें जो आई का मान है I0 साइन ओमेगा टी होता है और प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल E बराबर E0 साइन ओमेगा टी होता है। सर कब पढ़ा दिए, मैंने तो पढ़ा नहीं। जस्ट इसके पिछले लेक्चर में आप देखो चैप्टर जो 6 पढ़ा रहा था डायनेमो, और डायनेमो से किस प्रकार से प्रत्यवर्ती धारा का फार्मूला निकल कर आ रहा है वो मैंने आपको बखूबी के साथ समझाया था। और आप लोग यदि विधिवत क्रम से देख रहे हैं तो आज भी इस लेक्चर देखने में मजा आ रहा होगा, जहां पे I0 क्या है, शिखर मान, अधिकतम मान, अधिकतम कितना वैल्यू प्राप्त हो रहा है वो आपका है प्यारे बच्चों क्या है ना, शिखर मान। यहां पर आपका प्रत्यवर्ती वोल्टेज जो है, यानी एक प्रकार से विद्युत वाहक बल है, ये जो विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान है, प्रत्यवर्ती विद्युत वाहक बल यानी यहां पे E0 है, ये हमारा अधिकतम यानी शिखर मान होता है। अधिकतम कितना है। अब यदि बात आती है कि प्रत्यवर्ती धारा का प्रदर्शन कैसे होता है, तो प्यारे बच्चों मैंने आपको उसी लेक्चर में समझाया था कि यदि मैं यहां पर देखूं तो कुछ इस प्रकार से 0 पर 0 है, फिर 90 पर अधिकतम, फिर 180 पर 0, इस क्रम से इसका धारा चलता है। ठीक है, तो यदि मैं धारा की बात करूं तो ये अधिकतम जो शिखर मान है वो I0 होता है। इसी प्रकार यदि विद्युत वाहक बल होता है तो अधिकतम विद्युत वाहक बल यहां पर नोट कर देते हैं। तो इसमें दिशा भी बदल रही है, परिमाण भी हर जगह भिन्न भिन्न प्राप्त होता है, इसलिए प्रत्यवर्ती धारा कहलाता है। ठीक, ये आपको फार्मूला तैयार कर लेना है। इसी के साथ साथ आप प्रत्यवर्ती विद्युत वाहक बल भी तैयार कर लो फटाफट, फिर दोनों में डिफरेंस भी बात कर लेते हैं। प्रत्यवर्ती विद्युत वाहक बल वह विद्युत वाहक बल है जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ आवर्ती रूप से निरंतर बदलते रहते हैं। जिस प्रकार से आप पढ़ रहे हो प्यारे बच्चों प्रत्यवर्ती धारा, उसी प्रकार से प्रत्यवर्ती विद्युत वाहक बल है। ये इस चैप्टर का नींव है, जड़ है, लेकिन इसको कैसे निकालना है, ये इसका मान कैसे निकल कर आ रहा है, इसका लेक्चर मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कराया है। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर आप तुक्का मार दिए, इसका हमको रटना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। लेक्चर आपको हमारे चैनल में मिलेंगे, बशर्ते आप जाकर पहले लेक्चर देखें। जब आप लेक्चर नहीं देखेंगे तो कैसे समझ में आएगा भाई साहब कि यही लेक्चर है। तो प्लीज लेक्चर देखा करो बच्चों,
तो चलिए शुरू करते हैं प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर, फटाफट देखते हैं। तो एक आध अंतर तो आपको याद ही हो गया होगा बच्चों कि जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा है इसका परिमाण और दिशा दोनों बदलता है, लेकिन जो दिष्ट धारा होता है इसमें दिशा नियत होती है, परिमाण बदले या ना बदले। परिमाण बदल भी सकता है, परिमाण नहीं भी बदल सकता, कोई कंडीशन नहीं है कि परिमाण बदले या ना बदले। बदलेगा तो परिवर्ती दिष्ट धारा, नहीं बदलेगा तो समदिष्ट धारा हो जाएगा, लेकिन दिशा नियत रहेगी दोनों में। तो मेरे बच्चों जो प्रत्यावर्ती धारा है इसका परिमाण और दिशा दोनों आवर्ती रूप से परिवर्तित होता रहता है, जबकि दिष्ट धारा में ऐसा नहीं होता, दिशा अपरिवर्तित रहता है। प्रत्यावर्ती धारा कुछ इस प्रकार से मेरे बच्चों है ना, लेकिन दिष्ट धारा फिक्स रहता है इसका दिशा। ओके, चीजें क्लियर। चलो, जो प्रत्यावर्ती धारा है ये चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता है ना, चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता, केवल ऊष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है। मतलब किसी चालक तार में जब प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होता है वो चालक तार गर्म हो जाता है, और गर्म हो गया मतलब ऊष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित कर रहा है। प्रत्यावर्ती जो धारा है वो चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता, केवल ऊष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है। जबकि प्यारे बच्चों जो दिष्ट धारा है ये चुंबकीय प्रभाव और ऊष्मीय प्रभाव दोनों को प्रदर्शित करता है। चुंबकीय प्रभाव भी दर्शाता है ना, रासायनिक प्रभाव भी दर्शाता है और ऊष्मीय प्रभाव, कुल मिला के तीनों प्रभाव। और जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा केवल ऊष्मीय प्रभाव दर्शाता है, रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव नहीं होता। ठीक है, दूसरा तैयार हो गया। पहला फटाफट एक बार फिर से रिवाइज करो। प्रत्यावर्ती धारा जो है प्यारे बच्चों इसका परिमाण और दिशा दोनों आवर्ती रूप से परिवर्तित होते हैं। दिष्ट धारा में दिशा नियत होती है, परिमाण बदले या ना बदले। प्रत्यावर्ती धारा केवल ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करता है, रासायनिक या चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती। लेकिन जो दिष्ट धारा है ये तीनों, रासायनिक प्रभाव की बात करें चाहे चुंबकीय चाहे ऊष्मीय, तीनों प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब देखो, मैंने कहा जो प्रत्यावर्ती धारा ये ऊष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है, इसलिए जो मापक यंत्र बनेगा वो ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होगा। लेकिन जो दिष्ट धारा है वो चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है, इसलिए जो दिष्ट धारा का मापक यंत्र होता है वो चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। प्रत्यावर्ती धारा का जो मापक यंत्र होता है वो ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, क्योंकि ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करता है। लेकिन जो दिष्ट धारा ये चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करता है, इसलिए प्यारे बच्चों ये चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है इसका मापक यंत्र। ठीक है, समझ रहे हो। चलिए अगला नंबर देखो, बिना ऊर्जा क्षय के इस धारा को कम किया जा सकता है। मतलब प्रत्यावर्ती धारा जो है इसमें हम चौक कुंडली का उपयोग करके इसके मान को कम कर सकते हैं, जिसमें ऊर्जा की क्षय बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन दिष्ट धारा में ऐसा नहीं होता, बिना ऊर्जा क्षय के हम इस धारा के मान को कम नहीं कर सकते। प्रत्यावर्ती धारा जैसे आप लोग देखे होंगे कि मेन लाइन से करंट आता है 11,000 वोल्ट का, और आपके यहाँ 250-300 वोल्टेज का करंट फ्लो कराया जाता है। तो ऐसा क्या होता है भाई साहब, इतना वोल्टेज करंट आ रहा है और आपके यहाँ कम वोल्टेज का करंट प्राप्त हो रहा है। यहाँ की घर में आपके एक छोटा सा इन्वर्टर लगा रहा है ना, उसमें भी वोल्टेज लगा रहता है। कम वोल्टेज आया उसको कन्वर्ट करके स्टेबलाइजर जिसे बोलते हैं ना, एक प्रकार से हर जगह स्टेबलाइजर का प्रयोग करते हैं। स्टेबलाइजर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है। तो इसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर से क्या होता है, जो प्रत्यावर्ती धारा होता है इसके वोल्टेज को हम बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। लेकिन जो दिष्ट धारा होता है इसमें ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं कर सकते। ट्रांसफार्मर देखो भाई, आपके गांव में ही 2-4 ट्रांसफार्मर होंगे जहां से लाइट कनेक्शन रहता है आपके घर तक। ट्रांसफार्मर आजकल तो किसान लोग ट्रांसफार्मर लगाते हैं, तो ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा में ही हम प्रयोग कर सकते हैं। दिष्ट धारा में ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं कर सकते बच्चों, समझ रहे हैं। मतलब ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके हम प्रत्यावर्ती धारा के मान को बदल सकते हैं, वोल्टेज को बदल सकते हैं, लेकिन दिष्ट धारा में ऐसा नहीं होता। यह धारा किसी तार के समस्त परिच्छेद में से समान रूप से प्रवाहित नहीं होती, जबकि दिष्ट धारा जो है तार के समस्त परिच्छेद से समान रूप से प्रवाहित होती रहती है। मतलब समान रूप से सभी जगह प्रवाहित होती है। 4-5 आप तैयार कर लो, ज्यादा नहीं। ठीक, अब मैं यदि आपसे कह दूं कि प्रत्यावर्ती धारा अधिक खतरनाक होता है कि दिष्ट धारा, तो जो आपका प्रत्यावर्ती धारा है ये थोड़ा सा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होता है, और जो दिष्ट धारा होता है वो प्रत्यावर्ती धारा से कम खतरनाक होता है।
अब अधिक खतरनाक होता है, इसलिए इसका उपयोग चुंबक बनाने के लिए हम नहीं कर सकते। विद्युत चुंबक का प्रयोग विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग नहीं करते, लेकिन वहीं पे यदि हम विद्युत चुंबक बनाना चाहते हैं तो दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं। अंतर भी आप तैयार करते चलो बच्चों, जो अंतर मैं बता रहा हूं बिल्कुल आप तैयार करते चलें कि जो विद्युत चुंबक बनाते हैं उसमें हम केवल और केवल दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग नहीं करते। ठीक, 4-5 अंतर तैयार कर लेना जो जो मैंने बताया है। फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला नंबर तो आपने समझा कि भाई जो प्रत्यावर्ती धारा है इसमें परिमाण दिशा दोनों आवर्ती रूप से बदलता रहता है, लेकिन दिष्ट धारा में ऐसा नहीं होता। दिष्ट धारा में दिशा नियत रहती है, परिणाम बदले या ना बदले। ठीक है। दूसरा यह है कि जो प्रत्यावर्ती धारा है रासायनिक प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव नहीं दर्शाता, केवल ऊष्मीय प्रभाव दर्शाता है। दिष्ट धारा में आपने समझा कि ऊष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक तीनों प्रभाव को दर्शाता है। जब प्रत्यावर्ती धारा ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाता है, इसलिए ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित इसका यंत्र होता है, लेकिन दिष्ट धारा का जो मापक यंत्र होता है ये चुंबकीय प्रभाव दर्शाता है, इसलिए चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। यदि प्रत्यावर्ती को हम थोड़ा सा धारा का मान कम करना चाहें तो बिना ऊर्जा क्षय के कर सकते हैं, लेकिन दिष्ट धारा में ऐसा संभव नहीं है। प्रत्यावर्ती भाई साहब पहले बताया कि प्रत्यावर्ती से वोल्टेज को घटाया बढ़ाया जा सकता है ट्रांसफार्मर का उपयोग करके, लेकिन दिष्ट धारा में ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता ही नहीं है। प्रत्यावर्ती धारा समान वोल्टेज से, मतलब प्रत्यावर्ती धारा जो है वो दिष्ट धारा से लगभग थोड़ा सा खतरनाक होता है, लेकिन दिष्ट धारा जो होता है वो प्रत्यावर्ती से थोड़ा सा कम खतरनाक होता है। इसलिए तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग करते हैं, जबकि दिष्ट धारा का प्रयोग नहीं करते बच्चों। तो स्क्रीनशॉट कर लो फास्ट। ठीक, चलिए आगे भी समय देता हूं आपको, स्क्रीनशॉट कर लो, लिख लिया करो। 5 अंतर आप तैयार कर लो, ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। 5 अंतर यदि आप तैयार कर लिए तो काफी है बच्चों, 5 अंतर। ठीक है, 5 अंतर आपसे बनना चाहिए। ठीक, चलो अब इसमें कुछ चीजें और रह गई थी। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे आयाम या शिखर मान, इसे क्या बोलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को आयाम या शिखर मान से दर्शाते हैं, कहते हैं, जिसे हम I0 से प्रदर्शित करते हैं। देखो मैंने पहले ही बताया था कि जो I बराबर है बच्चों, ये होता है I0 sin ओमेगा t। जहां पे I0 है ये है अधिकतम मान, जिसे शिखर मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिखर मान। जैसे मैंने कहा अल्टरनेट करंट कुछ इस प्रकार से चलती है। ठीक है, तो ये जो अधिकतम मान है I0, यही कहलाता है I0, यही पे बच्चों शिखर मान कहलाता है। दूसरी बात आ जाती है आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब ये होता है कि एक पूर्ण चक्र लगाने में, जैसे एक पूर्ण यहां से जब चला मान लीजिए कोई भी आवेश, तो यहां से यहां तक गया और यहां से यहां तक। ठीक है, एक पूर्ण चक्र लगाने में जो समय लगता है उसे हम बोलते हैं क्या? आवर्तकाल। और इकाई समय में जितना चक्कर पूर्ण लगाता है उसे बोलते हैं आवृत्ति। बहुत ही सिंपल है, ये चीजें हैं, तभी तो मैं समझा रहा हूं। अच्छे तरीके से थोड़ा समझो, अग्रगामी पश्चगामी सब चीज कराऊंगा इस चैप्टर में। थोड़ा इंटरेस्टेड चीजें हैं और मजा भी आ रहा है, बिल्कुल चिंता ना करें। तो एक चक्र पूर्ण करने में जो समय लगता है उसे बोलते हैं आवर्तकाल। एक चक्र पूर्ण करने में जो समय लगता है उसे बोलते हैं आवर्तकाल। लेकिन इकाई समय में, एकांक समय में जितना चक्र लगाएगा उसे उसका बोलते हैं आवृत्ति। और हमेशा आपको पता है बच्चों कि जो आवृत्ति होती है वो आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है, या T बराबर 1/ν, है ना, ऐसा भी हो सकता है। ये आवर्तकाल। एक पूर्ण चक्र लगाने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। और आवर्तकाल का फार्मूला होता है बच्चों, यानी एक बार चक्कर लगाने में कितना डिग्री घूमेगा? 2π, 360 डिग्री घूम जाता है। कितना घूमता है? 360 डिग्री। ठीक है, तो यदि मैं कह दूं इसका फार्मूला कैसे निकालोगे? कोणीय वेग कहलाता क्या है भाई साहब? कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। तो कोण कितना घूमता है? 2π, और t का मान ये हो गया आवर्तकाल। तो यहां से मैं t बराबर कहूं तो कहोगे ओमेगा, कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे हम 2π/ω करते, t इधर ले आते हैं ना, तो कितना हो जाएगा? 2π/ω। तो यदि मैं कह दूं कि t का मान रख दो 2π/ω बराबर 1/ν, तो ओमेगा बराबर 2πν हो गया। कहोगे सर समझ में नहीं आया, क्या बता दिए? कुछ भी चले आते हैं बिना सोचे समझे। चलो एक बार फिर से मैं समझा देता हूं, यहाँ पे थोड़ा समझा दूंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। मैंने कहा भैया आवृत्ति जो होती है
वो आवर्तकाल का व्युत्क्रम है ना। आवृत्ति जो है आवर्तकाल का व्युत्क्रम, या आवर्तकाल जो है आवृत्ति का व्युत्क्रम है। ठीक है। अब चूंकि कोणीय वेग जो होता है वो थीटा बटा टी है, और एक बार यदि घूमा यहां से तो ये 180 डिग्री और फिर से 180 डिग्री, मतलब 360 डिग्री घूम जाता है। 360 का मतलब होता है 2 पाई, और जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। तो जब t का मान निकलेगा इधर बच्चों, तो आ जाएगा हमारे पास 2 पाई अपन ओमेगा, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो 2 पाई अपन ओमेगा बराबर 1 अपन न्यू। तो यहाँ पर मैं ओमेगा को इधर ले जाऊं और न्यू को इधर ले जाऊं तो 2 पाई न्यू, ये ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू, ये एक फार्मूला निकल कर आ गया। ठीक है, ये चीज़ भी पता होना चाहिए क्योंकि आगामी समय में ये सब कुछ मेरे बच्चों काम में आने वाला है, इसलिए प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और तैयार भी कर सकते हैं। आवर्तकाल समझ गए कि प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र पूर्ण होने में जो समय लगता है उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं, और आवृत्ति क्या है, 1 सेकंड में जितने चक्र पूर्ण कर लेते हैं उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। सिंपल है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।